बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके और मौजूदा में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अध्यक्ष एनके सिंह साहब हैं। एनके सिंह साहब ब्यूरोक्रेट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दोनों का घोषणा पत्र आपने देखा है सर, किससे बिहार को ज़्यादा फायदा होगा? मैं जानते घोषणा पत्र की तुलना करने के पूर्व उस किस प्रतिपेक्ष में ये घोषणा पत्र जारी हुई है, इसके ऊपर कुछ समय बिताना चाहिए। आप देखिए, वर्तमान कुछ वर्षों में लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। बिहार में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी प्रगति हुई है। वर्तमान वर्ष की बात करें, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, जिसे लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, इस वर्ष बिहार की नॉमिनल जीडीपी में 22% की वृद्धि होगी। 22% की वृद्धि होगी, जबकि डेमोग्राफी भी कम हो गया है। इसका अर्थ ये कि पर कैपिटा इनकम में इस वर्ष बिहार में 20% की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। आप पिछले कुछ वर्षों के अगर आंकड़े को देखें तो वह बिहार भूल जाएं जिस बिहार में केवल डेमोग्राफी इतनी ऊंची थी कि लगभग 3% थी, और जो नॉमिनल जीडीपी में कुछ बहुत कम उसमें प्रगति हो रही। तो पर कैपिटा इनकम में कई ऐसे भी वर्ष हुए हैं जिसमें 1 to 1.5% में वृद्धि हुई। उसके तुलनात्मक इस साल देखें कि चूँकि हम लोगों ने डेमोग्राफी के ऊपर बिहार ने नियंत्रण पा लिया है, अगर 22% नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि हुई तो बिहार की पर कैपिटा इनकम में इस वर्ष ही केवल 20%, 19 से 20% की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। यह अपने जानते एक चौंकाने वाला एक आंकड़ा है। आप यह देखें कि अगर इसी रफ्तार से बिहार प्रगति करती रही तो 2047 में, जब भारत बहुत नाज के साथ अपने को एक विकसित रूप के ऊपर उभर जाएगा, जिसके ऊपर कि सभी लोगों को कोई चिंता नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक जितना भी कह रहे हैं कि वर्तमान जो भारत की ग्रोथ रेट है, अगर 6.8%, 6.5, 6.8% के अगर तुलनात्मक अगर 7.58% भारत हासिल कर ले और 2047 तक निश्चित रूप से भारत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभरेगा। इसी प्रकार अगर बिहार जो कुछ वर्षों में, अभी हाल के कुछ वर्षों में जो उन्होंने ग्रोथ में वृद्धि लाई है, 22% की नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ती चली, 22 मान लीजिए, अगर 22 किसी साल नहीं हुआ, लगभग 18 से 22% की अगर इसी रफ्तार से बिहार चलती रही और भारत चलता रहा, तो ये भारत की प्रगति के लिए बिहार एक बहुत बड़ा योगदान देगा, एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अंग बन जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें दोनों के घोषणा पत्र को। देखिए, किसी भी घोषणा पत्र के विश्लेषण के लिए एक चीज़ ध्यान में रखें, क्या जो वादे किए गए हैं, जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है और जो व्यय इसके लिए आवश्यक है, क्या ये व्यय हो सकता है? किस रूप से हो सकता है? आप एनडीए के घोषणा पत्र लें, उन्होंने यदि अगर 1 लाख सरकारी काम के ऊपर उन्होंने घोषणा की है, साथ साथ उन्होंने कहा है कि निजी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 5 गुना आप और भी लें, उसके हर एक जिला में स्किलिंग सेंटर, हर एक इसमें AI, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना व्यय एनडीए ने प्रॉमिस किया है, उसके लिए चूँकि कुछ वर्षों में बिहार अपनी आर्थिक स्थिति को एक सुदृढ़ कर लिया, फिस्कल स्पेस अवेलेबल है, जो हम लोग आप जानते हैं, जैसा कि मैं अध्यक्ष था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी का भी, जिसकी की अनुशंसा पार्लियामेंट ने स्वीकार की। उसमें एक कदम लिया गया कि हर एक राज्य को फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नियंत्रण कर 3% ऑफ जीडीपी रखना चाहिए। उस 3% के लक्ष्य से बिहार में भी फिस्कल स्पेस अवेलेबल है व्यय करने के लिए। और जो सबसे आवश्यक है, व्यय की भी एक परिभाषा है, केवल एक्सपेंडिचर ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर, गेनफुल एक्सपेंडिचर,
इसके ऊपर फिस्कल स्पेस उपलब्ध है। जो और लोगों ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है वो फिस्कल स्पेस उतना नहीं है। बोरोइंग के ऊपर बहुत देना पड़ेगा। बिहार की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ेगा और मेरे जानते ये बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि बिहार की आर्थिक प्रगति जो अभी कुछ वर्षों में देखी जाए उसके ऊपर ऐसा बड़ा चोट पड़े। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार का जो फिजिकल मैनेजमेंट है वो ठीक है, ग्रोथ स्टोरी है बिहार की, लेकिन विपक्ष खासकर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से तेजस्वी यादव की बात करें, वो बार बार कहते हैं कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ, विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नौकरियां, इसके अलावा हर घर को एक सरकारी नौकरी देने की बात की है, इसके अलावा जो जीविका दीदी हैं उनको फिक्स तनख्वाह देने की बात की है। तो आपको लगता है कि, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं, सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में नीतीश कुमार का घोषणा पत्र बेहतर है, एनडीए का घोषणा पत्र बेहतर है, या फिर तेजस्वी और महागठबंधन का? मैं जानते मैं इस घोषणा पत्र कौन बेटर है आप कह रहे हैं, कौन अच्छा नहीं है, उसके ऊपर नहीं ये करके आप थोड़ा प्रकाश डालें। हमने जितने गणित मैंने किया है, नीतीश जी ने जो वादे किए हैं, एनडीए ने जो वादा किया है, आप सबको जोड़ लीजिए। आप सब जोड़ने के बाद निष्कर्ष पहुँचेंगे कि प्रतिवर्ष एनडीए और नीतीश जी के घोषणा में 1 लाख करोड़ का अधिक व्यय का उन्होंने वादे कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ वादा जो है वो बिहार की जो फिजिकल स्पेस है उसको बहुत डिस्टर्ब बिना किए हुए वो संभव है। आप वो जोड़ लें जो अन्य राजनीतिक पार्टी ने किया है, उसके ऊपर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ेगा, जिसके लिए कि फिजिकल स्पेस नहीं है। इनके सिंह साहब, जंगल राज की बात हो रही है बहुत, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, उस दौर की याद कराते हैं, लालू राज की। आप खुद बिहार से हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, अर्थशास्त्री तो हैं ही, और बिहार की या पूरे देश की जो इकोनॉमिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। कैसे दोनों रिजीम को देखेंगे, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ लालू सरकार? आप देखिए, मैंने किसी और इंटरव्यू में मैंने उल्लेख किया है कि 4-5 कौन ऐसे निश्चित आवश्यक कदम बिहार की प्रगति के लिए आवश्यक है। उसमें एक आवश्यक है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आवश्यक है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के ऊपर। आप अगर निजी पूंजी निवेशक हैं तो आप क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम आप चाहते हैं कि आपको विश्वास हो उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को पर्याप्त रूप से है कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा मानसिक दृष्टिकोण से पूंजी निवेशक को अपने पूंजी निवेश के निर्णय के पहले उसे चाहिए। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें आप, तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं। और बिहार की इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यद्यपि 91 की इकोनॉमिक चेंजेस में बहुत सारे पूंजी निवेश हिंदुस्तान में बढ़े, बिहार को इसका बहुत सीमित लाभ ही प्राप्त हुआ। आगे आने वाले 5 वर्षों में बिहार की प्रगति के लिए आवश्यक है कि निजी पूंजी निवेश बहुत, उसकी मात्रा जो है वो भारी हो। और एनडीए ने अपने घोषणा पत्र आप देखे होंगे कि उस घोषणा पत्र में जो सरकारी नौकरी के बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है, उससे 5 या 6 गुना उन्होंने उल्लेख किया है निजी नौकरियों के ऊपर। और निजी नौकरी तभी हो सकती है जब निजी पूंजी निवेश हो, और उस पूंजी निवेश के लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आवश्यक है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें, और वो तब बढ़ेगा जब लॉ एंड कानून व्यवस्था बेहतर हो। यही बार बार जो विपक्ष है महागठबंधन कहता है, तेजस्वी यादव, कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो रही है नीतीश कुमार के शासनकाल में। मैं आगे की बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो वोटर के ऊपर है कि अपना मत किस के पक्ष में वो देना चाहता है। लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो कुछ पिछले वर्षों में
जो प्रगति हुई है, जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि का एक मुख्य कारण यह रहा है कि केंद्र में और राज्य में दोनों में जो सरकार है, दोनों की समन्वय रही है। मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं राज्यसभा का सदस्य था बिहार की तरफ से, उस समय की सरकार थी वो स्वीकार करती थी कि बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार को आवश्यकता है कनेक्टिविटी की, रोड्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, एयरपोर्ट के लिए, ये आवश्यक है। लेकिन आवश्यकता स्वीकार करते हुए पीछे हट गई, क्योंकि जो उन्होंने कई बार मुझे राज्यसभा में कहा कि जो सरकार है केंद्र में और राज्य में, उसमें समन्वय नहीं है। तो ये बहुत बड़ा तो वहाँ समन्वय नहीं आप कह रहे हैं, तो वहाँ पूंजी निवेश के लिए, सरकारी पूंजी निवेश के लिए, केंद्र के पूंजी निवेश के लिए रोक कौन रहा था? आप मनमोहन सिंह सरकार की बात कर रहे हैं। सीधा मैं मनमोहन सिंह सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10 साल वही थे भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन उनको रोक रहा था बिहार में निवेश करने से? मेरे जानते कई बार आप अगर चर्चा देखें, उस समय चूंकि समन्वय नहीं था, तो जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिए उन 10 वर्षों में, वो निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं थे। तो उसके पीछे किसी का हाथ था, क्योंकि आरजेडी भी के सरकार में शामिल थे। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पे आना चाहता हूं कि जो निर्णय लिए गए वो 10 वर्षों में, वो बिहार के प्रगति के लिए वो लाभदायक नहीं थे। इनके सिंह साहब, बार बार ये बात होती है, बिहार की ग्रोथ हिस्टोरी की बात कर रहे हैं, जीडीपी बहुत अच्छे दर पे बढ़ रही है, लेकिन एक सवाल और उठता है कि पलायन, रोजगार, बिहार में उद्योगों की प्रगति उतनी नहीं हुई है जितनी उम्मीद की जा रही थी। नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहुत लोग बेहतर मानते हैं, महिलाओं की वृद्धि की अगर बात करें, स्कूलों की बात करें, तो बहुत लोग बेहतर मापदंड पे देखते हैं, लेकिन उद्योग, रोजगार और पलायन, ये वैसे मुद्दे हैं जो बिहार के पिछड़ेपन की एक वजह है। तो इस स्तर पे आप कैसे देखेंगे? मैं जानते पलायन कोई हाल में नहीं हुआ है, पलायन तो शुरू से हुआ है। कोई नई बात है क्या पलायन? आप देखें दूसरी दृष्टिकोण से कि पलायन को रोकने के लिए क्या चाहिए। अगर उनसे स्थानीय रोजगार मिले, स्थानीय रोजगार केवल सरकार नहीं दे सकती है, स्थानीय रोजगार के लिए निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। आवश्यकता है रोड्स की, आवश्यकता है एयर कनेक्टिविटी की, आवश्यकता है रेल कनेक्टिविटी की, आवश्यकता है लोगों का भरोसा। तभी आगे जब इन्वेस्टमेंट होगा, तो जॉब्स इन्वेस्टमेंट से निकलते हैं। जॉब सरकार सक्षम नहीं है कि इतने लोगों का, बिहार की जो जनसंख्या है उसके लिए केवल सरकार ही सक्षम नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि यद्यपि राज्य एक लीड इनिशिएटिव ले, लेकिन साथ साथ निजी पूंजी निवेश हो। निजी पूंजी निवेश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश चाहिए, वो कुछ वर्षों में ही वो ही है। आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में जो एनडीए के घोषणा पत्र में कई चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है, अगर उस उल्लेख के ऊपर कार्यक्रम हो तो पलायन के ऊपर भी एक रोक लगा। वैसे आप देखें, आप किसी बिहारी से पूछें, क्या दिल्ली जाना चाहते हो, क्या बंगलोर जाना चाहते हो, चूँकि इतने तरह के नए स्कीम्स उसके लिए, महिलाओं के लिए किए गए, उसका सर्वप्रथम ये होता है कि अगर बहुत ही वो लाभदायक नहीं है तो उसकी फर्स्ट टेंडेंसी नहीं है। एक और मैं आपको बात करूं, पलायन के दूसरे दृष्टिकोण से लोग अंग्रेजी में उसको रेमिटेंस इनकम कहते हैं। पूरे विश्व में जो दो बहुत रेमिटेंस बेनिफिशियल इकोनॉमीज़ हैं, वो भारत और चाइना है। बहुत रेमिटेंस आती है वहाँ से। बिहार में प्रति घर में 35,000 रुपया प्रति वर्ष रेमिटेंस से आती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म वो हम लोग करें कि ये सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर ही नहीं हो जाए, इसका कुछ एक अंश अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाए तो इसका भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो आपको मैं एक हास्यप्रद रूप से बता दूं
वो ये है, लोग इसको सर्कुलर इकोनॉमी, मैं यूनाइटेड नेशंस के जो माइग्रेशन कमीशन जो बनी थी, मैं उसका सदस्य था। और अभी जैसा आपने कहा 15वें वित्त आयोग का मैं अध्यक्ष भी था। तो जब मैं केरला पहुंचा तो मैं आपको बताऊं एक कहानी। केरला के जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि साहब, मुझे मालूम है कि आप बिहार से आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के ऊपर, ऐसे बताइए। कहा कि समस्या है कि बिहार से बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं काम रोजगार के लिए। ऐसे तो, और बिहार से आ ही नहीं रहे, यहाँ बस जा रहे हैं, और हम लोगों की जो होल कल्चरल इथॉस है उसके ऊपर बहुत प्रतिकूल असर इसका पड़ रहा है। तो आई सेड, तो फिर नहीं आए, आपका ये उद्देश्य है। मैं आपसे अगर पूछूं कि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके जो श्रमिक हैं, आपने तो उनको भेज दिया है, वो चले गए हैं मिडिल ईस्ट, वो चले गए हैं अन्य देशों में, उनका रेमिटेंस आ रहा है आपके इकोनॉमी में, तो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए बिहार से लोगों को यहाँ ला रहे हैं। और फिर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी रेमिटेंस पलायन की कहानी, किस हिंदुस्तान की कहानी एक सर्कुलर इकोनॉमी के रूप से आप देखें तो, जिसका कि मैंने उल्लेख किया, रेमिटेंस इनकम को किस तरह, किन योजनाओं में, किस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से आप उसका अगर सही कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हो तो कंजम्पशन ही बढ़ेगा, और बिहार में छोटे छोटे उद्योगों में उसका बहुत अच्छा एक असर पड़ सकता है। अंतिम सवाल करूंगा इनके सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है वो फायदेमंद रही है बिहार की ग्रोथ स्टोरी के लिए, लेकिन नीतीश कुमार बहुत अनुभवी नेता हैं, करीब 20 साल से वो सीएम हैं, उन्हीं के प्रभाव में सरकार वहाँ चल रही है, और दूसरी तरफ युवा नेता है तेजस्वी यादव। बिहार की बागडोर किसको देनी चाहिए, मिलनी चाहिए आने वाले वक्त में? हालांकि चुनाव चल रहा है, आपके दृष्टिकोण से अगर देखें तो। मेरे जानते बिहार के लोग भले ही उतने धनी नहीं हों, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत धनी है, और बिहार की जनता जानती है उसका अपना विवेक का प्रयोग करना, वो उन्हीं को वोट देगी जिनके ऊपर उनका भरोसा होगा कि बिहार की जो आर्थिक प्रगति है, वो आर्थिक प्रगति में जो अभी कुछ वर्षों में एक नई गति आई है, ये गति बनी रहे। यही, इसी दृष्टिकोण से बिहार के मानसिक धनी जो वोटर्स हैं वो अपना वोट का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल इनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने इशारों में संकेत दे दिया है, सीधे तौर पे राजनीतिक सवाल लेने से बच रहे, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिया है कि बिहार की जनता में इतनी योग्यता है मानसिक तौर पे कि वो आने वाले वक्त में किसे सीएम बनाएगी। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बिहार की ग्रोथ स्टोरी के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।